और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आने वाले राज्यों को ग्रेड 4 प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दे दिए हैं और ऐसे में 12वीं तक के स्कूल बंद रखने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को ग्रेड 4 के तहत जरूरी निगरानी के लिए तत्काल टीम बनाने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो सुनवाई की अगली तारीख से पहले तमाम जरूरी कदम जो हैं वो उठाएं और उन कदमों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। अगली सुनवाई शुक्रवार को होने वाली है। उधर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कल भी कई जगहों पर AQI 500 के पार पहुंच गया। दिल्ली के औसत AQI की अगर बात की जाए तो ये 481 तक इस वक्त दर्ज हो रहा है। एनसीआर का हाल भी कमोबेश एक जैसा ही है। नोएडा में AQI 384, गाजियाबाद में 400, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद में 336 AQI दर्ज हुआ। बढ़ते प्रदूषण और ग्रेड 4 के लागू होने के चलते नोएडा और गाजियाबाद में ऑनलाइन क्लासेस अब शुरू हो चुकी है। दोनों जिलों के डीएम ने इसके आदेश तक जारी कर दिए हैं। नोएडा में डीएम ने 23 नवंबर तक स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दे दिए हैं। वहीं गाजियाबाद के डीएम ने अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के आदेश दिए। गैस चैम्बर बनी राजधानी। दिल्ली में पॉल्यूशन का डेंजर लेवल। दिल्ली की दम घोटू हवा। दिल्ली में प्रदूषण पिछले 6 दिनों से बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आज राजधानी के कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच गया। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। अक्षरधाम, इंडिया गेट समेत कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर से भी कम रह गई। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। CPCB के मुताबिक दिल्ली का मौजूदा AQI 483 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर है और मैं यहाँ से आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि आखिर किस तरह से दिल्ली की इस वक्त सूरत हाल है। एक बार आप ज़रा अक्षरधाम मंदिर को देखने की कोशिश करिए, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा सिवाय धुंध के, स्मॉग के। ज़रा सी परछाई भी अक्षरधाम की आपको नज़र नहीं आएगी। दिल्ली में प्रदूषण इतना खतरनाक है कि यहां ग्रेड 4 के तहत कई तरह की सख्त पाबंदियां लागू करनी पड़ी। ग्रेड 4 में कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। आज से दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। AQI जब सीवियर कैटेगरी में आती है तो ये आपके डायरेक्ट जो भी कांटेक्ट में ऑर्गन आ रहे हैं, आपकी आईज को, फेस को, स्किन को तो इफेक्ट करता है। साथ के साथ सबसे ज्यादा इफेक्ट ये आपके लंग्स को और हार्ट को करता है। सीवियर कैटेगरी के अंदर क्योंकि PM 2.5 भी बढ़ जाता है, PM 10 भी बढ़ जाता है और साथ के साथ जैसे कि एयर क्वालिटी के अंदर कई तरह की पॉइजनस गैसेस भी होती हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के भीतर प्रदूषण का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 3 दिन में तो ये रॉकेट की रफ्तार से हाई हो गया। सबसे पहले 15 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रेड 1 लागू हुआ। इसके 7 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर को दिल्ली में ग्रेड 2 की पाबंदियां लागू की गईं, क्योंकि प्रदूषण का लेवल और बढ़ गया था। इसके पूरे 24 दिन बाद प्रदूषण का लेवल और अप हो गया और 15 नवंबर को ग्रेड 3 लागू हुआ और ठीक 3 दिन बाद, जी हां, सिर्फ 3 ही दिन के बाद प्रदूषण का लेवल इतनी तेजी से बढ़ा कि 3 दिन के भीतर ही ग्रेड 4 लागू करने की नौबत आ गई। ये दिल्ली एनसीआर है। दिल्ली एनसीआर का ये जो प्रदूषण स्तर है वो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जो धुआं है, यानी कि धुंध में लिपटी हुई जो दिल्ली और नोएडा की ये जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर।
और लोगों को किस तरीके से इस धुंध भरी दिल्ली में, यानी कि गैस चैम्बर वाली दिल्ली में रहने के लिए उनकी मजबूरी है, और इस मजबूरी के चलते यानी गैस चैम्बर के चलते तमाम तरीके की बीमारियां भी हो रही हैं। उधर दिल्ली में जहरीली हवा पर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। बीजेपी ने प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इसके लिए बीजेपी शासित राज्यों पर दोष मढ़ दिया है। गोपाल राय से पूछना चाहता हूँ, आज ग्रैब 4 आपने लागू कर दिया, ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 के बाद भी पोल्यूशन नहीं रुक रहा, इसका मतलब आपका जो डस्ट कंट्रोल सिस्टम है वो बुरी तरह से फेल है। सड़कों की रिपेयर नहीं हुई है। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन गड्ढों के कारण उसमें पोल्यूशन मिट्टी इतनी होती है जिसकी वजह से PM 2.5 जनरेट होता है। आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली से पोल्यूशन को हटाना है तो डस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी। पंजाब के पराली को रोकने के लिए आपको पंजाब सरकार से कहना पड़ेगा। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। दिल्ली NCR गैस चैम्बर बन गया है। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली NCR सीवियर प्लस की कैटेगरी में आ गया है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत 450 के पार पहुंच गया। यहां फॉग और स्मॉग की चादर दम घोट रही है, जिससे अब चिंता इस बात की होने लगी है कि कहीं दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ना बन जाए। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रोफेसर से 3 करोड़ 7 लाख की ठगी की गई है। पटना विश्वविद्यालय की रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से ठगी का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने CBI अधिकारी बनकर ये पैसे उड़ाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगी की गई है। पूछताछ के नाम पर 2 दिन तक घर में पीड़िता को रखा गया। डिजिटल अरेस्ट पटना के साइबर थाने में इसे लेकर के केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो छानबीन में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आपको बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं। CBI अधिकारी बनकर के ठगी को अंजाम दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी का ये डर और 2 दिन तक घर में डिजिटल अरेस्ट किया गया महिला का। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको पटना से, जहां डिजिटल अरेस्ट के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं और इसे लेकर के प्रोफेसर से 3 करोड़ 7 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से ठगी का मामला सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, ऐसे में पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR लॉन्च कर लिया है। पटना के साइबर थाने में FIR दर्ज कराया गया, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में देश के लोगों को आगाह किया था। और ये प्रोफेसर है, रिटायर्ड प्रोफेसर है, महिला प्रोफेसर, पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। इसके पहले पटना के साइबर थाने में अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी जो थी वो 2 करोड़ 84 लाख की थी, जैसा कि पटना पुलिस के अधिकारियों ने बताया है। लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा मामला है। 2 दिनों तक इनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था और इनसे कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आपकी गिरफ्तारी तय है, ऐसे में अगर आप बचना चाहती हैं तो आप पेमेंट करें। और इन्होंने धीरे धीरे करके 3 करोड़ 7 लाख रुपए जो विभिन्न बैंकों में इनके खाते थे वहां से साइबर क्रिमिनल को ट्रांसफर कर दिया। और जब इन्हें बाद में ठगी का एहसास हुआ तब ये पटना पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने FIR लॉन्च किया है और जिन नंबरों से इनके पैसे मांगे गए हैं वो फिलहाल फ्रीज कर दिए गए हैं। अब देखना होगा पुलिस कैसे रिकवर करती है, लेकिन निश्चित तौर पर ये साइबर क्राइम की अब तक की सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। बिल्कुल संजय, देखने की वाली बात होगी कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में आने वाले 10 से 12 दिन तक मौसम में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला, जिस वजह से ठंड का असर नहीं बढ़ेगा। और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल बदलाव ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नेपाल से सटे जिलों में कुहासे का असर देखने को मिल सकता है। साथ ही कुछ और जिलों में कुहासे का असर हो सकता है। मौसम में बदलाव नहीं होने की एक बड़ी वजह प्रदूषण भी मानी जा रही है, जिस वजह से ये बदलाव संभवतः ज्यादा न दिखे। कह सकते हैं कि अगले 7 to 10 डेज तक, इवन 15 डेज तक मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे नॉर्थ बिहार के कुछ ज़िले हैं वहाँ पे
फॉग पैचेज फॉर्म में मॉर्निंग के समय में बन सकती है। मेनली डेंस फॉग देखने को मिल सकती है या वेरी डेंस फॉग देखने को मिल सकती है वो पैचेज में। जैसे अगले 2 से 3 दिनों तक संभावना कम है, लेकिन बाद में नॉर्थ बिहार के जिलों में देखने को मिल सकती है। लेकिन रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ बिहार के लिए करें मॉडरेट टू डेंस फॉग मॉर्निंग आवर्स में बने रह सकते हैं, जिसमें विजिबिलिटी है मेनली कह सकते हैं कि 200 मीटर से 1000 मीटर तक वैरी कर सकती है। और पैचेज में फॉग देखने को बिहार में मिल सकती है ये अगले 10 to 15 डेज के बीच में। और इसी बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। NH 33 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें आपको कि आजाद नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बाइक सवार युवक की मौत हो गई, इसके साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आजाद नगर थाना के पास ये घटना हुई है। तो एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में लिया और ट्रेन के जरिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की तस्करी का खुलासा हुआ है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से करीब 2 करोड़ के अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए गए, जो छपरा एक्सप्रेस से लखनऊ भेजी गई थी। नीले रंग के पैकेट में बंद ये कोई चॉकलेट नहीं है, बल्कि ये है प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसे जीआरपी ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पकड़ा है, वो भी पार्सल रूम से। जीआरपी ने ट्रेन के जरिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की तस्करी का खुलासा करते हुए चारबाग रेलवे स्टेशन से करीब 2 करोड़ का अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किया है। प्रतिबंधित इंजेक्शन की ये खेप छपरा एक्सप्रेस से लखनऊ भेजी गई थी। ये पार्सल बिहार के संतोष सिंह ने सीतापुर यूपी के राम लोटन के नाम पर भेजा था। जीआरपी संतोष सिंह और राम लोटन पर जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पकड़े जाने के मामले में छपरा जंक्शन का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन छपरा जंक्शन का पार्सल कार्यालय संदेह के दायरे में है। बताया जा रहा है कि छपरा के इसी कार्यालय से पार्सल कार्यालय से जो है उस दवा के खेप की बुकिंग की गई थी। लगभग 2 करोड़ की ऑक्सीटोसिन दवाएं जो है वो यहाँ पे पार्सल कार्यालय से बुक कर ली गई। रेलवे ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल है कि पार्सल वैन से कैसे हुई दवा की तस्करी? पार्सल ऑफिस को क्यों नहीं मिली जानकारी? छपरा से चारबाग कैसे पहुंच गई प्रतिबंधित दवा? पार्सल बैग के सामान की जांच क्यों नहीं होती? मामले में रेलवे अधिकारियों ने क्यों साधी चुप्पी? न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर पटना के गांधी मैदान में लॉन्च किया और यह बिहार सरकार को भी उत्साहित कर गया। बिहार सरकार ने पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसे बदलते बिहार के असर के तौर पर देखने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये हैरान करने वाली बात है कि इतने बड़े स्टार ने 6 राज्यों में रिलीज होने के बावजूद सबसे पहले बिहार को चुना। आने वाले समय में बिहार सरकार इसको बनाने की पूरी कोशिश करेगी और साथ सरकार फिल्म सिटी को लेकर के भी गंभीरता से विचार करेगी, ताकि लोगों के क्रेज और बिहार जैसे बड़े मार्केट का फायदा बिहार को मिल सके। देखिए, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे टीम पुष्पा को, क्योंकि देश में 6 शहरों में उनका ये ट्रेलर रिलीज होना है और पहला उन्होंने पटना में किया। उन्होंने बिहार को चुना, पटना को चुना, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की नज़र थी। और आप जिस हिसाब से जो उनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग के कल के डेटा को देखेंगे, वो भी मतलब एकदम अचंभित करने वाला है कि कितने लोगों ने उस समय लाइव उसको देखा। तो जो एक हम लोग की कोशिश है कि बिहार को एक बेहतर रूप से पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का, उसमें मुझको लगता है जो कल का ये कार्यक्रम हुआ, जो उन्होंने पुष्पा का जो इन्होंने ट्रेलर रिलीज किया पटना में, ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा ये एक साधारण इवेंट इसको मैं नहीं मानूंगा, बल्कि आने वाले समय में जो बिहार की छवि है, बिहार का जो परसेप्शन है, उसको बदलने में ये इवेंट बहुत बड़ी मदद इस इवेंट से मिलेगी हम लोग। पटना में बहुत जल्द गंगा के किनारे साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर विकसित ये किया जाएगा और रिवर फ्रंट को लेकर नगर विकास विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। नगर विकास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री गंगा के किनारे को लगातार खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं।
गंगा किनारे पहुंचना अपने आप में एक सुखद सा एहसास दिलाता है, और वो भी तब जब अब मरीन ड्राइव का निर्माण भी हो गया है। लेकिन बहुत जल्द आपको बहुत कुछ दिलचस्प तस्वीरें गंगा के किनारे देखने को मिलेगी। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर गंगा चैनल को डेवलप करने की परियोजना पर नगर विकास विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है, और जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो गंगा नदी के किनारे जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, गंगा के ठीक बगल में बालू जैसा बहुत दूर तक अंबाड़ नजर आ रहा है, किनारा सा नजर आ रहा है। वो भले ही अभी आपको ऐसा नजर आ रहा होगा, लेकिन बहुत जल्द तस्वीर बहुत बदल जाएगी और ये साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर पूरी तरीके से विकसित किया जाएगा। और जेपी गंगा पथ और अशोक राजपथ के बीच दीघा से कलेक्ट्रेट तक करीब 6 किलोमीटर के हिस्से में गंगा चैनल को नए सिरे से विकसित करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। नगर विकास विभाग के जो मंत्री हैं नितिन नवीन, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस पर काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्द इसकी और भी जानकारी मंगाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हाल के दिनों में इस पर एक बैठक भी हुई है जिसमें कई सारी बातों पर चर्चा हुई है। अभी जो जानकारी मिल रही है, अगर ये रिवर फ्रंट के तौर पे विकसित किया जाएगा तो इस वक्त हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मरीन ड्राइव की तस्वीर, उसके किनारे किनारे बहुत कुछ ऐसा फैसिलिटी मिलने वाला है जो लोगों को बेहद लुभा सकता है। और जब ये बनकर तैयार होगा तो आप कल्पना कीजिए कि गंगा का किनारा कितना खूबसूरत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जब मरीन ड्राइव बना है तब तो यहाँ पे लोगों का इतना हुजूम आता है, जब रिवर फ्रंट के तर्ज पे विकसित हो जाएगा तब गंगा के किनारा क्या दिलचस्प नजारा